नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करवा देते हैं जो कि कोरबा से आ रही है। छत्तीसगढ़ की राजनीति को लेकर एक दुखद खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो हीरा सिंह मरकाम का निधन हो गया है। नहीं रहे गोंगपा सुप्रीमो हीरा सिंह मरकाम। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश के आदिवासी नेतृत्व को बड़ी क्षति यहां पर पहुंची है। आदिवासी और अपनों के दादा थे मरकाम, जिनका आज निधन हो गया है। मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ आदिवासी नेता के निधन पर दुख व्यक्त किया। इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिवारजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। कोरबा से ये बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी एक दुखद खबर। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो हीरा सिंह मरकाम का आज निधन हो गया है। नहीं रहे गोंगपा सुप्रीमो हीरा सिंह मरकाम। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोरबा से हमारी संवाददाता रेणु जायसवाल इस समय फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रेणु, आपसे जानकारी चाहेंगे, मरकाम का आज निधन हो गया है, क्या कुछ जानकारी है उनके निधन को लेकर? आप तक आवाज पहुंच रही है रेणु? रेणु जायसवाल, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी जी। रेणु, मैं आपसे जानकारी चाह रही हूं कि आज गोंगपा के सुप्रीमो मरकाम का निधन हुआ है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी देखिए, आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के सुप्रीमो माननीय हीरा सिंह मरकाम जी का निधन हुआ है और वो काफी दिनों से जो है बीमार चल रहे थे, जिनका रायपुर में ही आज उन्होंने उनके जो है उनका निधन हुआ है। और इसमें छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष महंत डॉक्टर चरणदास महंत एवं सांसद ज्योत्सना महंत ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। जी शुक्रिया रेणु जायसवाल तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो गोंगपा के सुप्रीमो हीरा सिंह मरकाम का आज निधन हो गया है। नहीं रहे गोंगपा सुप्रीमो हीरा सिंह मरकाम। और ये जानकारी कोरबा से एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। प्रदेश के आदिवासी नेतृत्व को बड़ी क्षति पहुंची है। उनके निधन को लेकर तमाम नेताओं ने आज दुख जताया है। आदिवासी और अपनों के दादा थे मरकाम, जिनके निधन को एक बड़ी क्षति प्रदेश की राजनीति के लिए माना जा रहा है। और अब खबर विस्तार से। भारत के साथ संबंधों को और घनिष्ठ करने की इच्छा से अमेरिका ने बुधवार को भारत को विमान वाहकों के लिए लड़ाकू जेट की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय नौसेना को अपने F-18 नौसैनिक लड़ाकू जेट देने की पेशकश की है। कुछ साल पहले भारतीय नौसेना ने मौजूदा INS विक्रमादित्य और निर्माणाधीन स्वदेशी विमान वाहक समेत नौसेना के विमान वाहनों से अपने संचालन के लिए 57 नौसैनिक लड़ाकू जेट खरीदने की इच्छा जताई थी। वहीं सरकारी सूत्रों ने बताया कि अमेरिकी सरकार ने 2+2 वार्ता के दौरान दोनों देशों के रक्षा प्रतिनिधि मंडल के बीच बैठक में एक सरकारी प्रस्ताव के तहत भारतीय नौसेना के लिए अपने नौसैनिक लड़ाकू विमान F-18 देने की पेशकश की है। भारतीय सेना और मेंढर एसओजी ने बुधवार को एक संयुक्त ऑपरेशन में कालाबन के घने जंगलों के अंदर आतंकियों का एक ठिकाना ध्वस्त किया। यहां से सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। वहीं बरामद हुए हथियारों में एक 56 समेत कई हथियार शामिल हैं। फिलहाल इन हथियारों के मिलने के बाद आतंकियों की एक और ठिकाने का भंडाफोड़ हो गया है। बता दें कि आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए ऐसे ही गुप्त ठिकानों का इस्तेमाल करते हैं। भारतीय वायुसेना के बेड़े में 16 राफेल लड़ाकू विमान अप्रैल 2021 तक शामिल हो जाएंगे, जिससे इसकी ताकत में और भी ज्यादा इजाफा होगा। वायुसेना के पास पहले से ही 5 राफेल लड़ाकू विमान मौजूद हैं, जो अंबाला स्थित गोल्डन एरो स्क्वाड्रन 17 में तैनात हैं। फ्रांस का सबसे बड़ा जेट इंजन निर्माता साफ्रान भारत में लड़ाकू इंजन और कलपुर्जे बनाने के लिए तैयार हो गया है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने ये जानकारी दी। वहीं ये तीनों राफेल विमान दक्षिण पश्चिम फ्रांस में बोर्दो मैरीग्रिक फैसिलिटी में दसॉल्ट एविएशन असेंबली प्लांट से सीधे भारत के लिए उड़ान भरेंगे। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के अनुसार इस बार ये विमान रास्ते में कहीं नहीं उतरेंगे, क्योंकि इन लड़ाकू विमानों में उड़ान के दौरान हवा में ही ईंधन भरा जाएगा।
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कॉफी टेबल बुक नाम से एक किताब लिखी है, जिसका 11 सितंबर को विमोचन किया गया। भगत सिंह कोश्यारी ने बतौर राज्यपाल 1 साल के अपने कार्यकाल को पूरा करने के बाद ये किताब लिखी है। वहीं अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने राज्यपाल पर निशाना साधा। एनसीपी नेता ने भगत सिंह कोश्यारी को चिट्ठी लिखी है और उनकी किताब पर व्यंग किया है। शरद पवार ने चिट्ठी में कहा कि भारत के संविधान में जन राज्यपाल का कोई उल्लेख नहीं है। यूनाइटेड किंगडम के टास्क फोर्स के अध्यक्ष कैट बिंघम ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन की पहली जनरेशन पूरी पड़ जाएगी। इसकी संभावना थोड़ी कम है। बिंघम ने कहा कि वैक्सीन की पहली पीढ़ी सभी लोगों पर काम नहीं कर सकती है। विश्व के प्रतिष्ठित लेसेंट मेडिकल जर्नल में छपे एक आलेख में बिंघम ने ये चिंता जताई है। बिंघम ने कहा कि हालांकि हमें ये भी नहीं पता कि क्या हमें कभी भी वैक्सीन मिलेगी या नहीं। उन्होंने आगे कहा कि शालीनता और अति आशावाद के खिलाफ रक्षा करना अनिवार्य है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना वायरस टीके की पहली पीढ़ी शायद सभी को पूरी ना पड़े। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि वैक्सीन शायद संक्रमण को फैलने से ना रोके, लेकिन लक्षणों को कम जरूर कर सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को लखनऊ संसदीय क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। वर्चुअल कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने कहा कि लखनऊ को और विकसित किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने चल रही योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 51 करोड़ रुपए से शहर के विभिन्न इलाकों में सड़कों का निर्माण और जलभराव की समस्या दूर करने का काम होगा। नगर निगम के त्रिलोकनाथ हॉल में आयोजित कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दिल्ली में बटन दबाकर निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में महापौर संयुक्ता भाटिया समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। नगर आयुक्त अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस अवसर पर कुल 176 कार्यों का शिलान्यास किया गया। 14वें वित्त आयोग की राशि से यह कार्य होंगे। इसमें नाला निर्माण और सड़क निर्माण से जुड़े कार्य शामिल हैं। इन विकास कार्यों को कराने में 14वें वित्त आयोग द्वारा लखनऊ नगर निगम को अवमुक्त की गई 123 करोड़ 97 लाख रुपए की धनराशि, जैसा मुझे बतलाया गया है, उसकी एक अहम भूमिका है। और यह सारी की सारी धनराशि लखनऊ में नाला, नाली, सड़क, खड़ंजा, फुटपाथ निर्माण जैसे बुनियादी कार्यों के लिए ही खर्च होनी है। और जिन 176 कार्यों का काम आज शुरू हो रहा है, उसके लिए 51 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गए हैं, जैसा महापौर जी ने बतलाया है। इन निर्माण कार्यों से जहां लखनऊ में जल भराव की मुसीबत से छुटकारा मिलेगा, वहीं क्षेत्रीय जनता के आने जाने में भी काफ़ी सहूलियत होगी। साथियों, इन 176 कामों का स्केल और साइज भले ही बड़ा न हो, मगर जितनी अहम भूमिका इस तरह के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की होती है। भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक बुधवार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित की गई। विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी दी गई। इस बैठक में भारत, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों के साथ साथ किर्गिज गणराज्य के पहले उप विदेश मंत्री ने भाग लिया। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि इन सभी देशों के मंत्री राजनीतिक, सुरक्षा, आर्थिक और वाणिज्यिक, मानवीय और सांस्कृतिक क्षेत्रों के साथ साथ आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान आज करते रहे। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि भारत मध्य एशिया वार्ता की दूसरी बैठक 28 अक्टूबर 2020 को डिजिटल वीडियो कॉन्फ्रेंस प्रारूप में आयोजित की गई है। Afternoon, and it's my pleasure to welcome you to this meeting. Although we had planned to host this meeting, as you all know, in New Delhi in a physical format in April this year, we could not do so because of the onset of the COVID pandemic, and its continuing impact still makes it difficult for us to meet physically, but we certainly hope that the next meeting will be different. Excellencies, India and Central Asia share ancient historical and cultural linkages. We consider Central Asia as India's extended neighbor.
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में अगले आदेश तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। इस तरह से दिल्ली के सभी स्कूल अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। यह आदेश दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया है। दरअसल सिसोदिया ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अभिभावक भी स्कूलों को दोबारा खोलने के पक्ष में नहीं है। दिल्ली सरकार ने पहले 31 अक्टूबर तक स्कूलों के बंद रहने की घोषणा की थी। सिसोदिया ने कहा कि हम लगातार अभिभावकों की राय लेते रहे हैं और वे इस बात को लेकर चिंतित है कि स्कूलों को दोबारा खोलना सुरक्षित होगा या नहीं। यह सुरक्षित नहीं है। जहां भी स्कूल दोबारा खोले गए वहां बच्चों में कोविड-19 के मामले बढ़े ही हैं। इसलिए हमने राष्ट्रीय राजधानी में अभी स्कूलों को ना ही खोलने का फैसला किया है। वे अगले आदेश तक अभी बंद ही रहेंगे। पर हमने स्कूल भेजा, मुझे बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं, जगह जगह टीचर्स मिलते हैं, सबका यही सुझाव है कि अभी स्कूल मत खोलिएगा, स्कूल मत खोलना अलाउ करिएगा, वरना एक साथ अगर 200-400 बच्चे भी स्कूल में आने लगे तो उसकी वजह से कोरोना फैलने की, बच्चों में कोरोना फैलने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी, खतरा ज़्यादा हो जाएगा। और दुनिया में जहाँ भी स्कूल खुले हैं वहाँ इस बात का डर हमेशा रहा है और इसको देखा गया है कि बच्चों को फिर कोरोना बढ़ा। तो एक पेरेंट के रूप में भी सरकार में बैठ के हम मुख्यमंत्री जी और हम सब लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को स्कूल अभी भेजना चाहेंगे, रिस्क लेना चाहेंगे कि नहीं लेना चाहेंगे। तो इस डिसीजन में वो भी एक पेरेंट के रूप में सोचना भी शामिल है। इसलिए भी दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अभी दिल्ली में स्कूल नहीं खुलेंगे। सभी सरकारी स्कूल, सभी प्राइवेट स्कूल, सभी एडेड अनएडेड स्कूल, नगर निगमों के स्कूल, सभी स्कूल अभी अगले आदेश तक दिल्ली में बंद रहेंगे। अभी दिल्ली में स्कूल नहीं खोले। हरियाणा के बल्लभगढ़ में हुई युवती की हत्या के मामले की जांच अब 2018 से शुरू होगी। मामले को लेकर अब हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बड़ा एक्शन लिया है। विज ने मामले में एसआईटी गठित कर मामले की 2018 से जांच करने के आदेश जारी किए हैं, जिसमें विज ने एसआईटी को लव जिहाद के एंगल से भी जांच करने की बात कही है। विज ने कड़े शब्दों में कहा है कि वो हरियाणा में गुंडा राज नहीं चलने देंगे और ना ही बेटियों को सिसकने देंगे। ऐसे में आरोपियों के रिश्तेदार और इलाके के कांग्रेसी नेताओं की मुश्किलें भी अब बढ़नी तय मानी जा रही हैं। जो ये बल्लभगढ़ की भी घटना हुई है, इसमें कांग्रेस का ही दबाव है। कांग्रेस के नेताओं का ही वो रिश्तेदार है और मुझे लगता है कि तो 2018 में उस परिवार ने जो अपहरण का मामला दर्ज कराया था, वो कांग्रेस के इन नेताओं के दबाव में ही माँ बाप ने, और बेचारे माँ बाप करें भी क्या, उन्होंने वो केस वापस करा दिया। अब जो मैंने एसआईटी बनाई है, उस एसआईटी को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए कि वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप को मजबूर होकर मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट देना पड़ा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में छात्रा निकिता तोमर की हत्या की गई थी। छात्रा की अस्थियां यूपी के हापुड़ में ब्रजघाट पर विसर्जित की गई। वहां निकिता के भाई ने प्रशासन पर कई सवाल उठाए। निकिता का भाई ने बताया कि वो कॉलेज बल्लभगढ़ का बड़ा कॉलेज है, आसपास पुलिस चौकी भी है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा के लिए वहां कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। निकिता के भाई ने कहा कि वो ये चाहते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, और वहीं निकिता के भाई ने ये भी कहा कि 10 से 15 साल का इंतजार नहीं कर सकते, वो जल्द ही इंसाफ चाहते हैं। आरोपियों को कम से कम फांसी की सजा मिलनी ही चाहिए। आश्वासन दिया है अभी, बाकी देखो आगे क्या कार्रवाई होती है। हम भी ये चाहते प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे। हमें 10-10 साल 15-15 साल मुकदमा नहीं चाहिए। हमें तुरंत 2 दिन 4 दिन 1 महीने में फैसला चाहिए, फांसी हो उनको। हरियाणा के बल्लभगढ़ हत्याकांड, निकिता हत्याकांड को लेकर निकिता तोमर के पैतृत्व गांव यूपी के जनपद हापुड़ के रघुनाथपुर में एक पंचायत और शोक सभा का आयोजन किया गया। पंचायत में हरियाणा कांड के आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग उठाई गई। पंचायत में भारी संख्या में कई संगठनों के लोग मौजूद रहे और लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर पंचायत को समाप्त किया। वहीं पंचायत की सूचना को लेकर गांव में अधिकारियों सहित भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया था। वहीं मृतका के रिश्तेदारों ने आरोपी को फांसी की सजा की मांग की है।
तो हरियाणा के बल्लभगढ़ में पीड़िता के परिवार से मुलाकात पर फरीदाबाद के डीसी यशपाल यादव का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सबसे जरूरी बात परिवार की सुरक्षा की है, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। इस केस में जितनी जल्दी इंक्वायरी हो सकती है उतनी ही जल्दी हम करवाएंगे ताकि इसका ट्रायल हो सके और जल्द ही दोषियों को सजा मिल सके। बड़ी बात सुरक्षा की है कि उनकी सुरक्षा की जाए, उसके लिए ऑलरेडी व्यापक प्रबंध किए गए हैं। दूसरा इन्होंने ये भी कहा है कि जो एफआईआर लॉज हुई है उसके क्लॉजेज ये दिखाना चाहते हैं कि उसके अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई है। अगर ऐसा है तो वो हमेशा से ही कोई भी अगर रिक्वेस्ट देंगे तो उसको कंसिडर किया जाएगा। हम लगातार पिछले 3 दिन से इसी इशू के ऊपर काम कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से इनकी सुरक्षा का पूरा हम इंतजामात हमने किया है। इस बात की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसके अलावा इस केस में जितनी जल्दी इंक्वायरी हो सकती है उतनी जल्दी इसको करवाएंगे ताकि इसका ट्रायल शुरू हो सके और जल्दी से जल्दी दोषियों को सजा मिल सके। इस बात का हम प्रबंध कर रहे हैं। वहीं हरियाणा के बल्लभगढ़ हत्याकांड को लेकर पीड़िता के परिवार से प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि एसआईटी गठित है, फास्ट ट्रैक में मामला चलेगा, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कौन कौन इसमें शामिल था सबका पता लगेगा। लोगों की जो पीड़ा थी, जो परिवार के लोगों को कल से पीड़ा थी, जिस पीड़ा में भी हमारी इस तरह से बेटी गई है, ये बेटी अपने हमारे शहर की गई है। और चाहे कितना भी ताकतवर आदमी हो, चाहे रसूख वाला आदमी हो, और फरीदाबाद के लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, एसआईटी गठित है, फास्ट ट्रैक में केस चलेगा और सारा दूध का दूध पानी होगा। अभी सारे इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन लोग हैं, इस सारे को परिवार को मैंने भरोसा दिया। लव जिहाद का एंगल सामने आ रहा था। कल पूरे दिन हमने देखा कि परिवार पूरी तरह से परेशान रहा। अब दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। किस तरह का विश्वास आपने दिलाया है? परिवार क्या कह रहा है? नहीं, परिवार का विश्वास है, भरोसा है। सरकार की तरफ से मैं यहाँ आया हूँ, सरकार की तरफ से मेरे विधानसभा का मामला है। परिवार के लिए जो भी परिवार के सुरक्षा है या परिवार के लिए जो भी बात कहेंगे उस बात की हम। निकिता हत्याकांड को लेकर जहां वरिष्ठ नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है, वहीं कॉलेज के छात्र छात्राओं का गुस्सा भी 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। आज अग्रवाल कॉलेज के बाहर छात्र छात्राओं ने इस हत्याकांड और सुरक्षा को लेकर धरना दिया। हालांकि काफी संख्या में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और धरने को हटाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह सफल नहीं हुए तो उन्होंने छात्र छात्राओं को समझाने की कोशिश की। फिर भी छात्रों ने उनकी एक नहीं सुनी। मौके की नजाकत को देखते हुए बल्लभगढ़ की एसडीएम अपराजिता धरना स्थल पर पहुंची और छात्रों को समझाने में कामयाब रही। बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग को लेकर अलग अलग आवाजें बुलंद हो रही हैं। अब आध्यात्मिक समन्वय अघाड़ी के प्रदेश संयोजक आचार्य तुषार भोसले ने भी महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में पिछले 7 महीनों से मंदिर बंद है। पूरे देश में मंदिरें खुल चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में मंदिर बंद है। 4 महीनों से हम लगातार मांग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाए। हमने 2 बार बहुत बड़े पैमाने पर आंदोलन किए, घंटानाद आंदोलन किया, एक दिन का सांकेतिक अनशन किया, लेकिन महाराष्ट्र की ये गूंगी बहरी ठाकरे सरकार साधु संतों की संवेदना नहीं समझ रही है। 2 बार हमने मुख्यमंत्री को खत लिखा और मांग की कि साधु संतों को आप समय दीजिए, साधु संतों से भेंट कीजिए, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री साधु संतों की संवेदना समझने के लिए तैयार नहीं। पंजाब पुलिस हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी के बैनर तले एक नामी बिल्डर के द्वारा बनाए जाने वाले प्रोजेक्ट में 110 करोड़ रुपए एकत्रित किए गए थे। ये रकम पंजाब पुलिस के विभिन्न जिलों से रिटायर्ड कर्मचारियों को मकान दिए जाने के नाम पर एकत्रित की गई थी। यह कहानी वर्ष 2010 की है, लेकिन वर्ष 2010 से लेकर अभी तक प्रोजेक्ट में पैसा लगाने वाले रिटायर्ड पुलिस कर्मचारियों को ना तो प्लॉट मिले हैं और ना ही अब उनके पैसे वापस हो रहे हैं। इस मामले को लेकर गत दिवस मोहाली के फेज 2 कम्युनिटी सेंटर में पंजाब पुलिस के विभिन्न पदों से रिटायर्ड कर्मचारियों ने एक अहम बैठक की और विचार विमर्श करने के बाद यह फैसला लिया गया कि यदि इस प्रोजेक्ट में उन्हें प्लॉट या मकान नहीं दिए जाते या उनके पैसे वापस नहीं किए जाते तो फिर वह संघर्ष पर उतारू हो जाएंगे।
हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और इन कदमों की समीक्षा बैठक का आज आयोजन किया गया। इसी के चलते हमीरपुर में वन एवं खेल मंत्री राकेश पठानिया ने हमीरपुर भवन में जिला अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की और निर्देश दिए कि हर 15 दिन बाद कोविड-19 संक्रमण संबंधित रिव्यू मीटिंग आयोजित की जाए ताकि कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। वहीं बैठक के दौरान आगामी दिनों में स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर उठाए जाने वाले एहतियातन कदमों पर भी चर्चा की गई। अभी तो केवल गतिविधियां जो हैं वो स्कूल्स को जो है और स्पेशली साइंस क्लासेस जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और वो फोकस जो है वो ज़्यादा उसी पे रहेगा कि जो बच्चे स्कूल्स में आएंगे उनकी जो स्ट्रिक्ट SOPs बनी है वो रहेंगी। जहाँ तक जो आपने PTS की बात की, विस्तार से सारी चीज़ों को भरने का व्यवस्था की जा रही है, किसी किस्म की भी कमी ना रहे। स्पोर्ट्स के बारे में अभी भी लगता है मुझे कि 6 महीने तक एक्टिवली हम पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएंगे। शिक्षक भर्ती में लगी रोक और मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग की समस्या को लेकर आज शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सरकार से मांग की है कि सरकार आगे आकर रुकी हुई 37,000 भर्तियों का ऑर्डर कराकर हमारी नियुक्ति करे। शिक्षकों ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 69,000 भर्तियों में 37,000 भर्तियों पर रोक लगी हुई है। हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। हम सरकार से मांग करते हैं कि अब 3 महीने बीत चुके हैं, अब सरकार आगे आकर कोर्ट से बताकर हमारी रुकी हुई भर्तियों का ऑर्डर रिलीज करवाए। सर, जो ये 37,337 पर छोड़ दिए सरकार ने 69,000 भर्ती में, हमारा ऑर्डर 24 तारीख को रिलीज कर लिया गया था और 24 तारीख को इसके 3 मंथ पूरे हो गए हैं। हम सरकार से प्रे करना चाहते हैं कि हमारा ऑर्डर जल्दी से जल्दी रिलीज करवाए। और उत्तर प्रदेश के वृंदावन में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नोएडा फिल्म सिटी की घोषणा के बाद कान्हा की नगरी मथुरा वृंदावन में पहली फिल्म एक मासूम सवाल बनने जा रही है। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आधारित इस फिल्म का मुहूर्त शॉट और पूजन के साथ ही फिल्म का फिल्मांकन गुरुकुल मार्ग के श्री कृष्ण साधक ट्रस्ट में शुरू हो गया। फिल्म निर्माता ने बताया कि ये फिल्म एक बच्ची के श्री कृष्ण के प्रति भाई के प्रेम और सामाजिक मान्यताओं पर आधारित है। वहीं फिल्म की मुख्य कलाकार नितांशी गोयल ने बताया कि वे कई टीवी सीरियल और फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ये फिल्म मुख्य रूप से एक छोटी बिटिया के साथ भगवान श्री कृष्ण के भावनात्मक बंधन को दर्शाता है। इसके साथ आधुनिकता को किस तरह से स्पर्श करना है, कैसे एक मॉडर्न लड़की अपने हक की लड़ाई लड़ती है और हक क्या है वो बहुत बड़ा रहस्य है। भावनात्मक जोड़ है भगवान और भक्त के बीच में, लेकिन वो चूँकि आज की लड़की है तो बहुत ही मर्यादित और बहुत ही ढंग से वो अपने हक के लिए अपने मुखर होकर के वो लड़ती हैं। फिल्म में आपकी मुख्य भूमिका है? जी, मैं इस फिल्म में नियति का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो कि कृष्ण जी को अपना भाई मानती है एंड आपको आगे जाके पता चलेगा कि क्या रिलेशन होता है और वो किस चीज़ के लिए खड़ी होती है इस फिल्म में। इससे पहले भी आप किसी सीरियल या किसी पिक्चर में काम कर चुके हैं? मैंने कर्म फलदाता शनि किया है, इश्बाज किया है, नंथपकी प्यार की किया है, पेशवा बाजीराव किया है, फिर मैंने मूवीज़ भी बहुत सारी की हैं, MS धोनी, इंदु सरकार एंड मैंने वेब सीरीज़ भी की है, पोशंपा, लव स्लीप रिपीट एंड एंड मेरी अभी 2 बॉलीवुड फिल्म। उत्तराखंड के भगवानपुर में फ्रेंचाइज कर्मचारियों को गोली मारने का सिलसिला थम नहीं रहा है। पहले भी गांव में फ्रेंचाइज कर्मचारी को गोली मारने की वारदात हो चुकी है। भगवानपुर थाना क्षेत्र के सिकरोढ़ा निवासी अफजल HDFC बैंक की फ्रेंचाइज चलाने वाले युवक को 4 नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी। युवक फिलहाल अस्पताल में इसे भर्ती कराया गया और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जो है अफजाल नाम का लड़का है, ये सिकरोड़ा में रहता है। इसका कहना है कि इसकी वाइफ से काफ़ी टाइम से डिस्प्यूट चल रहा है सहारनपुर कोर्ट में। आज ये कोर्ट में तारीख में गए थे और ये बता रहे हैं जब मैं वापस आ रहा था तो सिकरोड़ा के पास बाग में 4 लड़के आए और उन्होंने मेरे पे फायर किया है, जिससे इस पर कुछ गन शॉट वगैरह तो आए हैं, छर्रे वगैरह का। देखते हैं मामला क्या है। हाँ, अभी यहाँ से बता रहे हैं इसे कोऑर्डिनेशन सेंटर है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत बीती रात को दिनेशपुर पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से 12 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस सहित 2.5 किलो हिरण का मांस मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। हमारी टीम गश्त पर थी, चेकिंग में थी, तो इस समय संदिग्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई चल रही है हमारी। तो इसी कार्रवाई के तहत नेताजी नगर में बलराम विश्वास पुत्र दीपक विश्वास, ये नेताजी नगर के रहने वाले हैं, इनको 2.5 किलो जंगली जानवर के मांस और एक तमंचे के साथ गिरफ्तार किया गया है। इनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट और वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम का अभियोग दर्ज। त्योहारी सीजन नजदीक है, बावजूद इसके ऋषिकेश के दुकानदार नगर निगम की चेतावनी के बाद भी अपना सामान सड़कों तक सजाने में लगे हुए हैं। शिकायत मिली तो नगर निगम की टीम फिर से बाजार में कार्रवाई करने पहुंच गई। नगर निगम की टीम को देख दुकानदारों में खलबली मच गई। आनन फानन में दुकानदारों ने अपना सामान समेटना शुरू किया। इस दौरान कुछ दुकानदारों का नगर निगम ने चालान काट जुर्माना ठोका। मौके पर कुछ दुकानदार विरोध करते हुए भी नजर आए। नगर आयुक्त महोदय के आदेशानुसार शहर की उचित और समुचित व्यवस्था के लिए, क्योंकि त्योहारी सीजन भी है, जिसके लिए क्या है ट्रैफिक भी रहेगा और पब्लिक फ्लोटिंग पॉपुलेशन भी रहेगी, ग्राहकों की भीड़ भी रहेगी। तो इसके लिए हम लगातार लोगों को वो दुकानदारों को बता रहे हैं कि भाई आप अपना सामान जो है कि निश्चित सीमा अंतर्गत ही रखें अपनी दुकान के, और ताकि शहर की सुचारू व्यवस्था बनी जा सके। इसके साथ जो नहीं मान रहा था उसका हम चालान कर रहे हैं और ये कार्रवाई आगे। उत्तराखंड में चमोली के जोशीमठ में भालू का आतंक इन दिनों प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जगह जगह भालू के हमले से लोग दहशत में हैं। जोशीमठ पेट्रोल पंप के पास भालू ने एक गाय को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। आसपास के लोगों के शोर मचाने के बाद भालू वहां से भाग गया, जिसके बाद लोगों ने घायल गाय का प्राथमिक उपचार कराया। आपको बता दें कि अभी भी गाय की हालत नाजुक बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि भालू के आतंक से लोगों में डर का माहौल बन गया है। लोग अपने घरों से बाहर तक नहीं निकल पा रहे। पिछले 1 महीने में भालू ने लगभग 8 लोगों पर हमला किया है, साथ ही कई मवेशियों को अपनाने वाला बना चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वन विभाग से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। घटना है, भालू ने जो है एक गाय को बहुत बुरी तरीके से जख्मी कर दिया है। अभी तक शासन प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं है, जबकि लगातार लोग ग्रामीणों ने जो है इस गाय की जो है जान बचाई है। और उसके बाद भी जो है इधर कोई जो है वन विभाग का कर्मचारी जो है, कोई शासन प्रशासन कोई नहीं बचाव कार्य के लिए आ रहा है। जबकि सड़क की ये घटना है और गाँव में गलियारों में पता नहीं क्या हो रहा है, ये जनता ही जानती है। पूरी रात जो है लोग जो है जागते रह रहे हैं और जो है भालू को भगाने के उस प्रयास करने में लगातार लगे हुए हैं। गाय को बचाने की मुहिम करें। ये राष्ट्रीय राजमार्ग है, मेन सड़क है, इसमें बराबर जो है आना जाना लगा हुआ है। तो घर गांव में क्या स्थिति होगी ये ग्रामीण ही जानते हैं। और इसी गाय को बुरी तरह जख्मी बना दिया है, जो कि मतलब यहाँ पे ग्रामीण लोगों ने बड़ी मुश्किल से वो गाय की जान बचाई। सुबह से मतलब जंगलात को मतलब अवगत कराते हुए भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और जो कि मतलब गाय को बड़ी मुश्किल से यहाँ पे बचाया गया है। गाय बड़ी मुश्किल जख्म स्थिति में है। बोल यहाँ पे ये भालू ने कई दिनों से आतंक मचा रखा है, जिसमें कि लोगों को यहाँ पे स्थानीय लोगों को बहुत ज्यादा मतलब भय हो रखा है। और यहाँ पे जंगलात विभाग कोई इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जबकि कई बार। उत्तराखंड के रुड़की में डिस्ट्रीब्यूटर को लाखों रुपए के लैपटॉप सप्लाई करने आई गाड़ी को लेकर चालक फरार हो गया। लैपटॉप कंपनी के सुपरवाइजर ने बताया कि एक मैजिक वाहन में 109 लैपटॉप लेकर देहरादून से रुड़की में दुकानों पर सप्लाई करने आए थे। एक दुकान पर उन्होंने कुछ लैपटॉप दिए, उसके बाद वह दुकान संचालक से बात करने लगे। जब बाहर निकलकर देखा तो लैपटॉप से भरी गाड़ी मौके पर नहीं थी। उन्होंने सूचना पुलिस को दी और जीपीएस ट्रैक कर गाड़ी तक पहुंचने का प्रयास किया। जीपीएस पर लोकेशन मिली कि गाड़ी सैलानी पार्क के पास खड़ी है। कंपनी सुपरवाइजर और पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो गाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी, जिसमें से कुछ लैपटॉप गायब थे। कंपनी के सुपरवाइजर कृष्ण नेगी ने बताया कि करीब 40 से 45 लैपटॉप गाड़ी से गायब हैं और एक लैपटॉप की कीमत करीब 40,000 से भी ज्यादा है। पुलिस अब गायब गाड़ी चालक की पड़ताल करने में जुटी हुई है।
शिमाल देहरादून से आया हूँ और हमारा क्या है ट्रांसपोर्ट है देहरादून में और ज़्यादातर मोबाइलिटी और आईटी का प्रोडक्ट हमारी ट्रांसपोर्ट से ऑल उत्तराखंड में जाता है, जिसमें से डेली का हमारा सामान देहरादून से ऑल उत्तराखंड में जाता है। कल भी हमारा ऐसा हुआ कि देहरादून से गाड़ी हमारे ऑफिस में उतरी, उसके बाद सुबह हमने 8 बजे करीब इसको लोड कराया है और 9:30 बजे करीब वो रुड़की में पहुंच गया था ये लड़का। इसका मेरे को 10 बजे करीब फ़ोन आया कि बोला बाबूजी मैं यहाँ पे एक कस्टमर को माल दे रहा हूँ और यहाँ पे बाहर पे गाड़ी नहीं है, ड्राइवर पता नहीं कहाँ गया। मैंने कहा देख ले भाई दाएँ बाएँ कहीं होगा बाहर। तो इसने कहा कि जी यहाँ नहीं है कहीं भी। तो फिर मैंने अपना GPS ट्रेस किया तो ट्रेस में पता चला कि वो इस लोकेशन पे खड़ा है। तो जिस कस्टमर को उसने माल दिया तो वो उसके साथ में यहाँ पे आया, यहाँ देखा तो इसने बोला कि जी गाड़ी में से हरिद्वार में त्योहारों की सीजन के चलते उपनगरी ज्वालपुर में चोर सक्रिय हो चुके हैं। चोरों ने स्थानीय दुकानदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। कटहरा बाजार स्थित अग्रवाल हार्डवेयर की दुकान पर शातिर तरीके से चोर ने कीमती मोबाइल पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे CCTV में कैद हो गई। चोर ने ग्राहकों से भरी दुकान में भीड़ का फायदा उठाया। दुकान मालिक ने अज्ञात चोर के खिलाफ कोतवाली ज्वालपुर में शिकायत दे दी है। रुड़की में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां उत्तराखंड परिवहन निगम की बस ने 7 साल की मासूम को टक्कर मार दी। हादसे में बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रुड़की क्षेत्र से सटे ग्राम रामपुर में एक 13 साल का बच्चा अपने पिता का खाना लेकर अपने छोटे भाई के साथ साइकिल पर जा रहा था। जैसे ही वह ग्राम रामपुर के बाहर पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो तेजी से आ रही बस ने मासूम को अपनी चपेट में ले लिया, जबकि दूसरे बच्चे को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बस का ड्राइवर बस सहित घटनास्थल से फरार हो गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर नितेश ने बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भिजवा दिया है। उधर बच्चे की मौत के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कि एक बच्चा अरमान 7 साल का है, ये अपने भाई के साथ जा रहा था इमरान के साइकिल से। रामपुर के रहने वाले हैं दोनों बच्चे। तो एक रोडवेज बस ने इनको लगभग 2:30 बजे टक्कर मारी है, जिसमें मौके पर अरमान की मृत्यु हो गई है, जिसको हॉस्पिटल लाया गया है। सर क्या रोडवेज पकड़ ली गई है? नहीं, रोडवेज अभी CC फुटेज खंगाल रहे हैं। रोडवेज का नंबर आते ही उसमें। बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज। सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB। ब्रेक
के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। यूपी के चंदौली में डीडीयू जीआरपी को बड़ी कामयाबी मिली है। 1 करोड़ के सोने और चांदी की ज्वेलरी के साथ 2 तस्करों को धर दबोचा। पश्चिम बंगाल से ज्वेलरी की खेप दिल्ली ले जाई जा रही थी और आरोपी टैक्स की बचत के लिए ट्रेन के माध्यम से चोरी छिपे तस्करी कर रहे थे। बता दें कि दोनों तस्कर सगे भाई हैं जो करोल बाग दिल्ली के निवासी हैं। वहीं डीडीयू जीआरपी ने चेकिंग के दौरान दोनों को दबोचने में सफलता हासिल की। स्मगलर गिरफ्तार हुए हैं, क्या कुछ मामला है? ये 2 भाई हैं, पुलक पाल और तिलक पाल। ये मेदिनीपुर से गोल्ड ज्वेलरी लेके चले थे, दिल्ली जाना था इनको। ये प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे आरपीएफ और जीआरपी की चेकिंग में पकड़े गए। इनके पास कोई पेपर नहीं था। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सेल टैक्स और इनकम टैक्स डीआरआई की सूचना दी गई है। अग्रिम कार्रवाई उनके द्वारा की जाएगी। इस ज्वेलरी की कीमत करीब 1 करोड़ रुपया है। ये कहाँ से कहाँ ले आ रहे थे? ये मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल से दिल्ली लेके जा रहे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव नूर की आहुति में ऑनर किलिंग का पर्दाफाश किया गया है। दरअसल कुछ दिनों पहले निशांत की उसके ससुराल में हत्या हुई थी, जिसको लेकर पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई थी। वहीं अब मामले का पर्दाफाश करते हुए डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने निशांत की पत्नी, साले और ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। डीएसपी ने बताया कि अंतरजातीय विवाह की रंजिश रखते हुए परिजनों ने निशांत की पीट कर हत्या कर दी थी। उसको वहाँ अंदर रोककर और लाठी डंडों से पीटकर मार डाला है। तो उसमें पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, जिसमें कल एक वो जो उसकी पत्नी है अनीता, एक उसके भाई और एक उसके फादर मक्खन है, जो उनको 3 व्यक्तियों को इस मुकदमे में अरेस्ट कर लिया गया है। 11 आदमी बाइने में, वे 8-9 अन्य लिखवाए हुए हैं, जिसकी आगे तफ्तीश जारी है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पूर्व मंत्री कृष्णा बेदी के समर्थन में वाल्मीकि समाज ने डीसी को ज्ञापन सौंपा। दरअसल भारतीय किसान यूनियन की ओर से पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी के घर के बाहर पुतले फूंकने को लेकर उठा विवाद गहराता जा रहा है। वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों ने दशहरे वाले दिन शाहबाद में पूर्व मंत्री और मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी के घर के बाहर पुतला फूंकने और हंगामा करने की निंदा की थी। वाल्मीकि समाज के लोगों ने रोष मार्च निकालते हुए पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी को सुरक्षा प्रदान करने की मांग की है और कहा है कि जिन लोगों ने मंत्री के घर के बाहर दशहरे वाले दिन आगजनी की थी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उन्होंने इस चीज़ का एक आर्डर लिया। हम किसान यूनियन के मेंबर हैं। किसान यूनियन हमारे लिए सदा ही सम्मानित थी। मैं बार बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, वो हमारे लिए सम्मानित है, पूरे देश के लिए सम्मानित है। वो अपना प्रदर्शन, अपने हकों के लिए लड़ाई, अधिकार के लिए लड़ाई, वो आप सड़क पे करो, चौक पे करो, चौराहे पे करो, मैदान में करो। आप लोग किसी के आवासीय कॉलोनी में, किसी के मुख्य द्वार के ऊपर जाकर के इस तरह का प्रदर्शन करना नहीं। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। एसपी के निर्देश पर चल रहे अभियान में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक टॉप 10 बदमाश भी शामिल है, जो कई महीनों से फरार चल रहा था, जिस पर पहले से भी पुलिस में मुकदमे दर्ज थे। बता दें कि एसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में अब तक कई बदमाशों की गिरफ्तारी हो चुकी है। थाना जलालाबाद पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चल रहे अभियान के अंतर्गत आज महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई है। इसमें ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से तमंचा और अवैध असला बरामद हुए हैं। इनमें से एक जो व्यक्ति है वो हमारा टॉप 10 क्रिमिनल भी है और उसके ऊपर करीब दर्जन भर मुकदमे जनपद के विभिन्न थानों में दर्ज हैं और वो लूट में पहले भी। यूपी के अयोध्या जनपद का जिला चिकित्सालय इन दिनों खस्ता हाल में है। आलम यह है कि कोरोना वायरस के चलते जिन वार्डों को आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, वहां खुलेआम आवारा कुत्ते घूमते नजर आते हैं। यही नहीं, सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी जब जिला चिकित्सालय पहुंचे तो उनके सामने वार्ड में इधर उधर कुत्ते घूमते नजर आए।
इस दौरान ना तो विधायक और उनके समर्थकों को यह सब नजारा दिखाई दिया और ना ही अस्पताल प्रशासन ने भी कुत्तों को हटाने की जहमत उठाई। सवाल के जवाब में अयोध्या विधायक ने भी ये माना कि जिला चिकित्सालय में जो सुविधाएं होनी चाहिए वह पर्याप्त नहीं है। अस्पताल में निश्चित रूप से व्यवस्थाएं जिस तरह होनी चाहिए अभी नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं उन व्यवस्थाओं को ठीक कराने का और अभी नए CMS आए, मैंने अभी 2-3 दिन पहले उनसे भी बुलाकर बात की है कि यहाँ की और व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। और निश्चित रूप से मैंने अभी 4-5 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री जी से वार्ता की थी, गया था, व्यक्तिगत रूप से मिला था और यहाँ के लिए डॉक्टर्स की डफरिन हॉस्पिटल में, महिला अस्पताल में भी कुछ महिला डॉक्टर्स की आवश्यकता है, वो मैंने। कोरोना वायरस का कहर अभी भी लगातार जारी है। कोरोना की स्थिति को देखते हुए अगले आदेश तक दिल्ली के सभी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। इस बात की घोषणा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने की है। मनीष सिसोदिया ने कहा, मुझे बहुत सारे अभिभावक मिलते हैं, टीचर्स मिलते हैं जो सुझाव दे रहे हैं कि अभी स्कूल नहीं खोलिए। पर हमने स्कूल भेजा, मुझे बहुत सारे पेरेंट्स मिलते हैं, जगह जगह टीचर्स मिलते हैं, सबका यही सुझाव है कि अभी स्कूल मत खोलिएगा। स्कूल वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी बदमाश अपने बेखौफ मंसूबों में लगातार कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अब गाजियाबाद के SSP कलानिधि नेथानी ने जनपद में रहने वाले सभी लोगों से अपील की है कि सभी लोग अपने घर या संस्थान के बाहर CCTV कैमरा अवश्य लगाएं, क्योंकि आमतौर पर यह देखा गया है कि जिन इलाकों में CCTV कैमरे ज्यादा लगे हैं वहां आपराधिक घटनाएं कम हुई हैं। सबसे ज्यादा आपराधिक घटनाएं उन इलाकों में हुई हैं जहां पर CCTV कैमरे नहीं लगे हैं। किसी क्षेत्र में कैमरे लगे हैं तो उनका मनोबल पहले ही टूट जाता है। बहुत से मामलों में जो हमको फुटेजेस मिली उससे हम लोगों ने सही सुरागरसी की, अपराधियों की धरपकड़ की गई और उनको जेल भेजा गया। और यह भी देखने में आया कि जहां पर कैमरे की फुटेजेस थी तो उसको हमने अपने इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया और उसमें जो हमारी इन्वेस्टिगेशन थी, जो विवेचना थी, उसकी गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार हुआ। हम सभी लोग, गाजियाबाद पुलिस के सभी कर्मी अपने अपने क्षेत्र के, अपने हलके के, अपने बीट के, अपने चौकी इंचार्ज, अपने थाना इंचार्ज के जो क्षेत्र हैं उसमें रहने वाले लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग अधिक से अधिक। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान पूजा समिति के सदस्यों पर पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज किया है, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। इसमें कई लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस का कहना है कि समिति के सदस्य बड़ी संख्या में थे और वे कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे थे। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। हालांकि पुलिस के इस कदम से लोगों में आक्रोश है। न्यूज एजेंसी ANI ने इसका एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें पुलिस दुर्गा माता की मूर्ति ले जा रहे सदस्यों पर लाठियां चटकारती दिख रही है। वहीं लोग खुद को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। उधर कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में दुर्गा पूजा पंडाल में बुधवार को भीषण आग लग गई। सुबह ये आग लगी है और इसमें मां दुर्गा की प्रतिमा और पंडाल सब जलकर राख हो गया। बाराबंकी में फ्लैट रेट पर बिजली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश के बुनकर अनिश्चितकालीन बंदी कर प्रदर्शन कर रहे हैं। जैतपुर कस्बे के बुनकरों ने प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया है। वहीं तमाम तरह की चर्चाओं पर स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रदेश बुनकर समिति के सदस्यों और बुनकर बिरादराना तंजीम ने कहा कि बुनकर सरकार की ओर से बिजली की दरों में उचित मूल्य वृद्धि के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बिजली उन्हें फ्लैट रेट पर ही उपलब्ध कराई जाए। अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो बुनकर समाज प्रदर्शन करने के साथ साथ सड़कों पर भी उतरेगा। जी, हमारा तो शांतिपूर्वक पैदल मार्च है, क्योंकि एक महामारी चल रही कोविड-19, तो उसी के चक्कर में हम लोग ज़्यादा प्रदर्शन कर नहीं पाए। लेकिन हम लोग सरकार को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग भुखमरी के कगार पर हैं। अगर हमारा फ्लैट रेट बिजली बहाल नहीं हुआ तो हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। यही एक रोजी रोटी है और सरकार से मैं दरख्वास्त करता रहा हूँ कि
अगर आप चाहें तो ये महामारी के जो 7-8 महीने इसका बिजली बिल ही ना लें, और ऊपर से तो ये फ्लैट रेट लगा के बुनकरों के ऊपर और मार दिया। फ्लैट रेट जो है ख़त्म कर दिया है, तो इसलिए पावरलूम उपभोक्ताओं ने जो है 15 अक्टूबर से स्ट्राइक कर रखी है। और सरकार ने 3 सितंबर को हम लोगों से एक वादा किया था कि हम जुलाई तक का फ्लैट रेट देंगे और 1 महीने के अंदर आप लोगों को बुला लेंगे और आप लोगों की सहमति से नया प्रस्ताव बनाएंगे। लेकिन सरकार ने बिना बुलाए जुलाई तक का तो हमें दिया, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन उसके बाद हमसे बगैर समझे बुझे अपने तरीके से, मनमाने तरीके से बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना वायरस से बचाव के लिए शासन द्वारा गाइडलाइन जारी की गई हैं। बिना मास्क के बाहर ना निकलने के लिए कहा जा रहा है। बावजूद इसके शहर में कहीं भी आदेश का पालन नहीं हो रहा। नियमों का पालन करने वाली खुद पुलिस ही नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। एसपी ऑफिस के बाहर ANB न्यूज के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह पुलिसकर्मी बिना मास्क घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में खाकी वर्दी पर सवालिया निशान खड़े हो रही हैं। जब कानून का पालन कराने वाला खुद ही नियमों की धज्जियां उड़ा रहा हो, तो आम लोग भी कैसे पीछे रहेंगे। तो कोविड-19 का, कोरोना का कहर जो है बाराबंकी में साफ तौर पे देखा भी जा सकता है। लेकिन जो शासन का निर्देश है कि लोग 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का बना के रखें, मास्क लगा करके घरों से बाहर निकलें, लेकिन यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मास्क क्यों नहीं लगाए, मास्क क्यों नहीं लगाए। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो लोग घर से बाहर निकले हैं वो है, और आप लोग मास्क क्यों नहीं लगाए हुए हैं? अरे हम लोग खाना खाने जा रहे थे, इसलिए तो अभी निकाल दिए। तो यहाँ जो एंट्री कर रहे हैं अंदर, उनकी कोई थर्मल स्कैनिंग हो रही है? ये अंदर हो रही है, यहाँ तो हो रही है, DM साहब के ऑफिस के पास हो रही है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो DM ऑफिस का कार्यालय का मुख्य गेट है, यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई थर्मल स्कैनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे लोग जो है देख सकते हैं बिना मास्क के लोग आते जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और भी यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं बिना मास्क के, उनसे हम बात करते हैं। भाई साहब, आप बिना मास्क के कर रहे हैं? इसको जानने के लिए ANB न्यूज़ की टीम जो जगह जगह चौराहों पर भी ये लोगों को देख रही है, और ANB न्यूज़ की टीम ने जो रियलिटी चेक किया उसमें भी तमाम लोग ऐसे लोग हैं जो बिना मास्क के लोग घर पे निकल रहे हैं, दुकानों पे ख़रीदारी करने के लिए निकल रहे हैं, बसों में भी लोग जो है भीड़ भाड़ लगाते हैं। और यहाँ पे भी आप साफ तौर, मैं यहाँ पे कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि यहाँ पे कोई भी मास्क नहीं लगाए हुए हैं। आखिर वजह क्या है, जबकि कोरोना का यहाँ पे कहर बाराबंकी में साफ तौर पे यहाँ पे देखा जा सकता है। और आप देख रहे हैं कि अब जो है जब कैमरा हुआ तब लोग जो है यहाँ पे मास्क लगा करके जो है घूम रहे हैं। और ये देख सकते हैं यहाँ पे बाबूजी हैं, उनसे हम बात करते हैं। कोरोना फैला है आपको? अच्छा। आप मास्क नहीं लगाए हैं? मास्क यार अभी बात, चलिए चलो। कोरोना फैला है? हाँ फैला है। तो यहाँ पे आपने देखा कि लोगों का साफ तौर पर कहना है कोरोना तो फैला है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के इंतजाम जो है नहीं कर रहे हैं, जबकि शासन द्वारा जो है
कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए जो है 2 गज की दूरी रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क लगा करके ही अपने घरों से बाहर निकलें। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वे भाई साहब हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया। क्यों नहीं मास्क लगाया? मास्क है, दिन भर कहाँ तक हम मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, हाँ रखे। तो यहाँ पे आपने देखा कि लोग जो है मास्क ना लगा कर बल्कि जेबों में भी रखे हुए हैं, जबकि कोरोना का कहर जो है बाराबंकी में देखा गया है। लगभग 180 जो है कोरोना पेशेंट यहाँ बाराबंकी में है और वो लोग बिना मास्क के लोग आदेशों की धज्जियाँ उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। विनय मिश्रा। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में सोमवार को कॉलेज से पेपर देकर बाहर निकली छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह मामला बल्लभगढ़ का है, जहां दिन दहाड़े छात्रा की हत्या को अंजाम देकर कार सवार आरोपी फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि हापुड़ के गांव रघुनाथपुर में छात्रा जन्मी थी। वहीं मृतका के परिजनों का आरोप है कि आरोपी तौसीफ कई सालों से उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन कर उससे शादी करने का दबाव बना रहा था। निकिता पढ़ाई में हमेशा अव्वल आती थी, ऐसे में वो उससे बात भी नहीं करना पसंद करती थी। इस मुद्दे पर अब गांव के लोगों की आज पंचायत हुई। इस दौरान अधिकारियों समेत भारी पुलिस फोर्स मौके पर तैनात रहा। फतेहाबाद में नगर परिषद के सफाई और अग्निशमन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिन की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। बता दें कि नगर परिषद के अंदर आज पहले दिन 11 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान नगर पालिका कर्मचारी संघ के सचिव सतबीर ने बताया कि सरकार की तरफ से कर्मचारियों को 4000 रुपए मासिक जोखिम भत्ता देने का वायदा किया गया था, जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। अभी तक 50 लाख रुपए का बीमा मई 2018 में लगे कर्मचारियों को पैरोल पर नहीं किया गया। इन सभी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने 2 दिन की भूख हड़ताल शुरू की। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान के ऊपर ये 2 दिन की 24-24 घंटे की भूख हड़ताल की शुरुआत की गई है। आज क्या मांगे आपकी? हमारी मुख्य मांग है, एक तो सरकार ने पिछली जो बैठक हुई थी उसमें ये किया था कि जो जोखिम भत्ता है 4000 रुपये प्रति माह का, वो सभी कर्मचारियों को दिया जाएगा, लेकिन अभी तक उस मांग पर विचार नहीं किया गया है। 1 मई 2018 को जो कर्मचारी लगे थे उन पर को पेरोल पर करने की बात कही थी, वो भी सरकार ने अपना वादा अभी तक पूरा नहीं किया है। इसके अलावा एक फायर के कर्मचारी जो थे, जिनको सरकार ने पिछली मांग के बाद पेरोल पे कर दिया गया था, लेकिन जो 1363 भर्तियों के ऊपर स्थायी तौर पर उनको रखने की मांग थी, वो भी मांग अभी। बिग बॉस के रियलिटी शो में एमएनएस ने प्रतियोगी को धमकी देते हुए कहा कि 24 घंटे में अगर माफी नहीं मांगी तो बिग बॉस की शूटिंग बंद करा देंगे, जो गोरेगांव में चलती है। मुंबई में रहना है तो मराठी का सम्मान करना होगा। बता दें कि मनसे के चित्रा पार्टी कर्मचारी सेना अध्यक्ष अमेय खोपकर ने ट्वीट कर प्रतियोगी पर नाराजगी जताई है। दरअसल मराठी भाषा के बारे में प्रतियोगी का विवादास्पद बयान ने तूल पकड़ लिया है, जिसको लेकर प्रतियोगी को सोशल मीडिया पर भी लगातार ट्रोल किया जा रहा है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हिंदूराव अस्पताल में मेडिकल कॉलेज भी चलता है, लेकिन सभी डॉक्टरों के वेतन और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्रों को मानदेय नहीं मिल रहा। 3 माह से आ रही इस समस्या को लेकर अस्पताल की जैन डॉक्टर एसोसिएशन 5 अक्टूबर से लगातार प्रदर्शन कर रही है। वहीं बीते शुक्रवार से भूख हड़ताल भी शुरू की गई है। मामले को बढ़ता देख निगम के सभी अस्पतालों में अनुच्छेद का अनिश्चितकालीन हड़ताल को देखते हुए मंगलवार को उत्तरी दिल्ली के महापौर जयप्रकाश ने सभी डॉक्टर्स को 3 माह का बकाया वेतन जारी करने के निर्देश दिए थे। हालांकि इसके बावजूद डॉक्टर्स हड़ताल पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक वेतन उनके खाते में नहीं आएगा तब तक उनकी हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। आज भी सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर ही रहे। हम लोगों ने कल मेयर साहब आए थे, उन्होंने बोला कि हम 1 महीने की सैलरी देंगे, तो 1 महीने की सैलरी देंगे। यदि वो 3 महीने के लिए अनाउंस करते तो यहीं पर एक हम लोग का आप समझौता हो जाता और उसके अनुसार से हम स्ट्राइक कॉल ऑफ का वो कर देते। अब यहाँ से चले गए 1 महीने के देंगे, बाद में बोलते नहीं 3 महीने का रिलीज करेंगे। तो हमने उसके लिए एक जीबीएम बुलाई है, जनरल बॉडी मीटिंग में डिसाइड होगा कि आगे क्या करना है। ये परमानेंट सोल्यूशन उसका निकाले, कोई तो कमेटी बनाए जो ये देखे कि क्या मामला है, क्यों कम पैसे पड़ रहे हैं हर महीने। ये 5-6 साल से जब से वो बना है तब से चलते आ रहा है। इस बार स्थिति दूसरी ये केवल है, अंतर केवल ये है कि पहले 1 महीने का तो हमेशा ड्यू रहा है,
इस बार एक तरफ तो आप कोरोना वॉरियर बोल रहे हो, कोविड हॉस्पिटल बना दिया, नहीं भी कोविड हॉस्पिटल है, कौन सा पेशेंट कोविड है नॉन कोविड है, सबका इलाज किया जा रहा है। यहाँ रिस्क डेली है, घर वाले अलग रहते हैं हम लोग से, जाओ नहाओ ये करो वो करो, इतना प्रिकॉशंस लेकर चलना पड़ रहा है, खतरे में है। जिस समय सारी दुनिया बैठी थी उस समय ड्यूटी पर हम लोग आए। अब कहते हो डॉक्टर का कोई वही नहीं है, कोरोना वॉरियर नहीं, कोरोना कोविड का ही जो पेशेंट का इलाज कर वही कोरोना वॉरियर होगा केवल, और जो नॉन कोविड का इलाज कर रहा है उसको क्या पता कौन सा पेशेंट कोविड का है कौन सा नॉन कोविड का है। तो उन्होंने जो बेरुखी की है डॉक्टरों के साथ, ये सबसे गलत पार्ट है इसका। उन्होंने केवल नाम का ढिंढोरा पीट दिया, कोई प्रायोरिटी नहीं रखी, कहीं अपना नहीं बनाया कि हाँ क्या मैनेजमेंट हमारा होगा, कैसे किसको प्रायोरिटी पर सैलरी दी जाए। कोरोना वॉरियर में कोई डॉक्टर ही नहीं है, सिस्टर भी हैं, सफाई कर्मचारी भी हैं, यहाँ पैरामेडिकल स्टाफ भी हैं जो लगे हुए हैं, वो भी तो मरीज को खींच के ले जा रहे हैं। ट्रॉली खींच के कौन ले जा रहा है? डॉक्टर तो ले नहीं जा रहा है, सब पर खतरा है। हरियाणा के यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 गाड़ियों को बिना परमिट के शराब ले जाते हुए दबोच लिया। दरअसल इन गाड़ियों में अंग्रेजी और देसी शराब के साथ साथ बियर भी बरामद की गई है। बता दें कि 3 गाड़ियों में कुल 702 पेटियां शराब की बरामद की गई हैं। फिलहाल पुलिस इस शराब को कब्जे में लेने के बाद मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे के देवन रोड पर व्यापारी पिता पुत्र पर हुई फायरिंग का मामला गर्मा गया है। फायरिंग कर लूट की घटना से नाराज व्यापारिक संगठन और ग्रामीणों ने बाजार बंद रखे और धरना देकर विरोध जताया। ग्रामीणों ने देवन रोड पर जाम लगाकर बदमाशों को पकड़ने की मांग की। माहौल गर्माता देखकर पुलिस के आला अधिकारी समेत कई थानों का पुलिस जाब्ता और एसटीएफ के जवान मौजूद रहे। कल शाहपुरा इलाके में देवन रोड पे एक फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक व्यापारी के साथ मारपीट करके फायरिंग करके बैग छीन के ले गए थे, जिस पर मुकदमा दर्ज करके एसएचओ शाहपुरा द्वारा तफ्तीश की जा रही है। पूरी टीम हमारे सेक्टर की सभी लगे हुए हैं, सीओ साहिबान और एसएचओ सब इसमें तलाश में, और कुछ क्ल्यू मिले हैं उसके आधार पे हम प्रयास कर रहे हैं। आज कुछ व्यापारियों ने अपना ज्ञापन देने के लिए हरियाणा के रोहतक में वकीलों की दादागिरी देखने को मिली है। यहां अवैध तरीके से गाड़ी पार्क करते हुए वकील नजर आ रहे हैं। जिस जगह पर यह गाड़ी पार्क हो रही है उस जगह के ठेकेदार ने जब इसका विरोध किया तो वकीलों ने उसकी क्रेन को ही जब्त कर लिया और मामला रफा दफा करने के लिए जुर्माना भी वसूला। साथ ही आगे भी वकीलों की गाड़ी नहीं उठाने का लिखित में लेटर लिया है। हरियाणा के अंबाला नगर परिषद कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर लगातार हड़ताल करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को नहीं माना गया। इस बारे में राज्य उप प्रधान सेवाराम बहोत ने बताया कि हम अपनी मांगों को लेकर 2 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार हमारी मांगों को बहुत समय से टाल रही है और उन्हीं को मनवाने के लिए हम आज 2 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि समान काम समान वेतन सभी प्रकार के कर्मचारियों पर लागू किया जाए। 2 वर्ष के अनुभव के आधार पर कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। जो ये आज का प्रोग्राम है, ये नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा प्रदेश के आह्वान पर हम सभी पूरे हरियाणा में सभी नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर पालिकाओं में 2 दिवसीय भूख हड़ताल कर रहे हैं 24-24 घंटे की। और हम इसीलिए कर रहे हैं कि जो हमारा 25 अप्रैल को और 17 अगस्त को सरकार के साथ जो हमारी वार्ता हुई उसमें निकाय मंत्री जी भी मौजूद थे, तो उसमें हमारी जिन मांगों पर सहमति बनी उन मांगों के परिपत्र अभी तक लागू नहीं किए गए हैं, जिस कारण कर्मचारियों में रोष है। जैसे 4000 रुपये जो सफाई वर्कर हैं और स्टेट लेवल का ही इनका एक अपना प्रोग्राम है, जिसके उन्होंने पहले भी विज्ञापन दिया था इस चीज़ के लिए, तो उनकी स्टेट लेवल की ही मांगे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये लोग हैं। लेकिन मेरे यहाँ पे जो भी है स्ट्राइक में शामिल होगा उसकी एब्सेंट लगेगी। कितना फर्क पड़ रहा है अपनी सफाई व्यवस्था? कोई खास नहीं, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, 15-20 से ज़्यादा लोग ये इन्वॉल्व नहीं है। बाकी में पंजाब के जिला फतेहगढ़ साहिब के गांव जल्ला और तरखान माजरा के गुरुद्वारा साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन स्वरूपों की बेअदबी करने वाले आरोपियों की आज फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेशी हुई, जहां आज अदालत ने उसको 15 दिन के पुलिस रिमांड के बाद जेल भेज दिया है। लोगों को अब उम्मीद है कि बरगाड़ी और बाहिबल कलां में हुई बेअदबी की घटनाओं से भी पर्दा उठ जाएगा। बेअदबियां वाला केस है, बहुत चर्चित केस है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਊਟਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲ ਕਰਤੀ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਰ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਐਪਲੀकेशन 26 तरीक ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ पेश की और कल 27। हरियाणा की चरखी दादरी पुलिस ने कलियाना क्रशर जोन और अनाज मंडी चरखी दादरी में फायरिंग करने के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से एक 32 बोर का पिस्टल भी बरामद किया गया है। आरोपी ने क्रशर जोन प्रधान सोमवीर की अनाज मंडी स्थित दुकान पर फायरिंग की थी और उससे पहले कलियाना क्रशर जोन में भी फायरिंग की गई थी। डीएसपी राम सिंह बिश्नोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की पूरी जानकारी दी। दिनांक 10 अक्टूबर 2020 को सोमवीर कसोला, जिसका निवास 164 नंबर अनाज मंडी चरखी दादरी में है, वहाँ पे दो युवकों ने बाइक पे आकर के फायरिंग की थी, जिसके संबंध में अभियोग अंकित हुआ था। उसमें 3 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये संजय नामक आरोपी जो मुख्य आरोपी था, इसको आज गिरफ्तार कर लिया है और इससे एक 32 बोर का पिस्टल रिकवर किया है। हरियाणा के फतेहाबाद में आज नगर पालिका अग्निशमन कर्मचारी संघ के द्वारा अपनी मांगों को लेकर 2 दिन की भूख हड़ताल शुरू की गई है। फतेहाबाद नगर परिषद के अंदर आज पहले दिन 11 कर्मचारी हड़ताल पर बैठे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। नगर पालिका कर्मचारी संघ के सचिव सतबीर सिंह ने बताया कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों को 4,000 रुपए मासिक जोखिम भत्ता देने का वादा किया गया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है। मई 2018 में लगे कर्मचारियों को पैरोल पर नहीं किया गया, जबकि लगातार आश्वासन मिलता रहा। नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान के ऊपर ये 2 दिन की 24 घंटे की भूख हड़ताल की शुरुआत की गई है। आज क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मुख्य मांगे हैं, एक तो सरकार ने और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।